Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the osteoarthritis. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक और नाम दें तो आपने सुना होगा OA. OA स्टैंड फॉर ऑस्टियो एंड A फॉर आर्थराइटिस। तो शॉर्ट में आप इसे बोल सकते हो OA। अब इसी में अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो आप देखना इसमें 3 वर्ड मिलेंगे। पहला जो वर्ड है दैट इज ऑस्टियो, और ऑस्टियो रिलेटेड होता है बोन से, तो ऑस्टियो मतलब हुआ बोन। सेकेंड जो वर्ड है दैट इज आर्थर या फिर आर्थरो, और आर्थो आपने सुना होगा ना, जैसे डॉक्टर होते हैं उनमें क्लिनिक रहती हैं, तो स्पेसिफिकली इस आर्थरो या फिर आर्थर वर्ड का मतलब होता है जॉइंट, मीन्स जहाँ पर 2 चीज़ें मिलें, और स्पेसिफिकली ऑस्टियो जहाँ पर 2 बोन मिलें। इसके साथ जो तीसरा वर्ड होगा दैट इज आइटिस, और आइटिस का मतलब मैंने हमेशा बताया है इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। आसान शब्दों में हम कहें तो स्वेलिंग। तो पहली चीज इन्फ्लामेशन मिलेगी, दूसरी चीज कहाँ पर, जॉइंट पे, और किसके जॉइंट पर, बोन पे, मतलब जहाँ बोन के 2 एंड मिल रहे हैं, जॉइंट बन रहा है, वहाँ पर हमें देखने मिलेगा इन्फ्लामेशन। आसान शब्दों में हम कहें तो स्वेलिंग। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन से। इट कंसीडर एज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। जो आपका OA है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कंसीडर किया जाता है कि जितने भी टाइप के आर्थराइटिस हैं, इसके बाद हम र्यूमेटिक आर्थराइटिस देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे ज़्यादा यही देखने मिलता है पेशेंट में। इसके अलावा आगे और अच्छे से अगर हम इसे डिफाइन करें, सो इट इज डिफाइन एज आ डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज। पहली चीज क्या है, डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज है, वो तो हमें बट से ही समझ में आ गया। दूसरी चीज डीजनरेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक चीज होती है जनरेशन, जनरेशन मतलब बनना, किसी भी चीज का जनरेट होना। दूसरा वर्ड है डीजनरेटिव, मतलब जैसे एक चीज बनती है तो जनरेट, वही चीज अगर टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, उसे हम बोलेंगे डीजनरेटिव, डीजनरेशन। तो इससे एक चीज और समझ में आई कि जॉइंट में कोई चीज टूटेगी, मिटेगी, डीजनरेट होगी। क्या आप फ्लेक्सिबल है ना, इन विच आ फ्लेक्सिबल टिश्यू एट द एंड ऑफ बोन बियर्स डाउन। जो हमारे फ्लेक्सिबल टिश्यू है बोन के एंड पर, जैसे मैंने जॉइंट भी बढ़ाया था साइनोबियल जॉइंट, इसी में हमने देखा कि एक बोन ये है, दूसरी बोन इस तरीके से अगर हम बनाए तो मान लो सिर्फ दूसरी बोन ये है। इन दोनों बोन्स के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज बोन के एंड में, इसमें भी और इसमें भी। तो वही जो कार्टिलेज है इस डिसीज में बियर डाउन होने लगता है। बियर डाउन का मतलब होता है घिसना या फिर मिटना। तो यहाँ पर हम देखें तो कार्टिलेज, तो मेनली किसको अफेक्ट करता है, कार्टिलेज को, जो हमारे बोन के एंड पर प्रेजेंट है। ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली मेनली यही देखा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द डिसीज ऑफ कार्टिलेज। लेकिन एक चीज और है कि इट कैन ऑल्सो अफेक्ट दो साइनोबियम। अब साइनोबियम क्या आप लोग बोलोगे, तो हमने साइनोबियल जॉइंट देखा था, इस तरीके से 2 बोन हो गई, यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरीके से साइनोबियल लेयर, इसमें भी 2 लेयर होती हैं, इनर आउटर, जनरली हम इसे बोल देते हैं साइनोबियम। तो ये मेनली तो कार्टिलेज को अफेक्ट करता है। इनिशियली वो बियर डाउन हो रहा, टूट रहा है, लेकिन इसके बाद ये हमारी जो साइनोबियल लेयर है, हम इसे साइनोबियम भी कह सकते हैं, ये इसको भी अफेक्ट करता है, इसका भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है। सो इट ऑल्सो कॉज दी साइनोबाइटिस, है ना। साइनोबाइटिस मतलब क्या, साइनोबाई जो निकला वो निकला साइनोबियम से, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मीन्स साइनोबियल जो हमारी लेयर है उसमें भी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, स्वेलिंग कॉज करेगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये खुद डिसीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द बियरिंग डाउन ऑफ कार्टिलेज अकर्स ग्रेजुअली एंड वर्सन ओवर टाइम। ये क्या होता है, आप ना इसे एज रिलेटेड बोल सकते हो, एक बार यहाँ पर लिखा भी है, एज रिलेटेड डीजनरेटिव डिसीज ऑफ बोन। मतलब डीजनरेशन तो होगा कार्टिलेज का, बट इट इज एज रिलेटेड। मोस्टली ये कब होता है, जब पर्सन ओल्डर होता जाता है, 50 का हो गया, 55 का हो गया, 60 का हो गया। जितनी एक पर्सन की एज बढ़ती जाती है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस ना और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो क्या होगा, जो कार्टिलेज की बेयरिंग डाउन हो रही है, हम देख रहे हैं मिट रहा है, टूट रहा है, वो कैसा होगा, ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है। एंड बर्सन ओवर टाइम, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ेगी, है ना, उसमें हम देखें तो बर्सन मतलब जो कंडीशन है और भी ज़्यादा सीरियस होती जाएगी, डीजनरेशन ज़्यादा होता जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
इट मोस्टली अफेक्ट द वेट बियरिंग जॉइंट। जो भी हमारी बॉडी में मीन्स जो भी पेशेंट रहेगा, ओल्डर पीपल हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वेट बियरिंग जॉइंट को। तो सबसे ज़्यादा वेट बियरिंग नी में, तो ये कहाँ पर अफेक्ट करेगा? आपके नी जॉइंट को। इसके अलावा हमारे जो हैंड के जॉइंट हैं उन्हें अफेक्ट करता है, नेक के जॉइंट को अफेक्ट करता है, स्पेसिफिकली अफेक्ट करेगा हमारे बैक में जो आपके स्पाइनल जॉइंट है, साथ ही साथ हिप जॉइंट, इनको ज़्यादा। बाकी हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट है सबको अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, जैसे पहले हम बात कर रहे हैं, सो इट इज़ नॉन सिमेट्रिकल डिसीज़। अब नॉन सिमेट्रिकल क्या, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिमेट्रिकल या सिमेट्री, आपने सुनी हो। सिमेट्रिकल मतलब कि दोनों साइड अगर चीज़ें इक्वल हो रही हैं तो हम सिमेट्रिकल बोलेंगे। ये अनइक्वल जॉइंट डिसीज़ है, मीन्स नॉन सिमेट्रिकल। इसका क्या मतलब है कि भाई नी जॉइंट है, 2 प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, शोल्डर भी 2 प्रेजेंट है, हम एल्बो की बात करें तो 2 जॉइंट प्रेजेंट है, तो ये नॉन सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होता तो सिंपल सी बात है, अगर एक नी में अफेक्ट कर रहा तो दूसरे में भी करता, अगर एक एल्बो में करता तो दूसरे एल्बो में, इस तरीके से सिमेट्रिकल होता। बट इट इज़ नॉन सिमेट्रिकल, मतलब ये जॉइंट्स को एक तरफ अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट यूनिलैटरली, सो अफेक्ट वन जॉइंट एट वन साइड। अब वन का मतलब ये मत समझना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी एक पर्सन है तो सिर्फ एक ही जॉइंट में होगा, 2 में भी हो सकता है कि किसी में हम देखें तो एल्बो में भी है, इसके साथ उसके शोल्डर में भी है, या हम बात करें तो नी में भी है, लेकिन ये मोस्टली एक साइड ही अफेक्ट करता है। किसी एक नी में होगा, किसी एक हम देखें तो किसी एक एंकल में होगा, किसी एक शोल्डर में होगा, इस तरीके से। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बायलैटरली सिर्फ अफेक्ट करता है नी जॉइंट में। नी जॉइंट में देखा गया है कि दोनों तरफ अफेक्ट कर सकता है, अदरवाइज एक ही तरफ अफेक्ट करेगा, चाहे राइट में या फिर लेफ्ट में। इसके अलावा आगे देखें तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम इसे देखें तो जो हमारा ट्रेडिशनल वे है या ओल्डर स्टडीज़ हैं वो क्या कहती है कि जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है इट इज़ नॉन सिस्टमेटिक। यहाँ पर हम बात कर रहे थे नॉन सिस्टमेटिक, ट्रेडिशनल वे में जो हमारी पुरानी हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं वो क्या कहती है कि भाई हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है नॉन सिस्टेमिक है। इसका मतलब क्या है, और इसके कुछ हम देखें ना तो कुछ स्टडीज़ पॉइंट हैं। पहली चीज़ क्या है कि अगर हम देखें ये सिर्फ कार्टिलेज को अफेक्ट कर रहा और ज़्यादा किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रहा, हम इस दूसरे सिस्टम को। दूसरी चीज़ किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट को ही अफेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया, तो बाकी चीज़ों को अफेक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन सिस्टेमिक, कि बस ये एक यहीं पर एक लोकलाइज एरिया को अफेक्ट कर रहा। लेकिन जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि इट कैन कंसीडर एज सिस्टेमिक, हम इसे सिस्टेमिक डिसीज़ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अदर सिस्टम के साथ रिलेटेड है। अब बोलोगे भैया इसके भी कुछ पॉइंट बताओ, तो जैसी पहली चीज़ होती है ओबेसिटी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, के मेटाबॉलिस की वजह से कि एक पर्सन है जो ओबेसिटी का शिकार है, वजन ज़्यादा है, मेनली ये उसी को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि अगर आपके पेरेंट्स में ये चीज़ देखी गई तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके बच्चों में या फिर जो और नाती पोते होंगे उनमें ये चीज़ देखने मिलेगी। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न स्टडी है वो कहती है कि इट कैन कंसीडर एज सिस्टेमिक, मीन्स ये अदर सिस्टम से रिलेटेड है। तो दोनों चीज़ें अगर कोई पूछे तो आपको ध्यान देना है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो नॉन सिस्टेमिक है ना, क्योंकि एक लोकलाइज जगह पे अफेक्ट कर रहा, कार्टिलेज को अफेक्ट कर रहा, किसी एक जॉइंट को। लेकिन मॉडर्न स्टडी कहती है कि इट इज़ सिस्टेमिक, है ना, इट इज़ कंसीडर एज सिस्टेमिक डिसीज़, क्योंकि अदर सिस्टम से भी ये रिलेटेड है, चाहे वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, ओबेसिटी हो, अदर्स। इसके बाद अगर कुछ और इम्पोर्टेंट हम पॉइंट्स की बात करें, सो इट इज़ मोस्ट कॉमन इन ओल्डर पीपल। मैंने बता ही दिया, एज रिलेटेड डिजनरेटिव डिसीज, तो मोस्ट कॉमन है ओल्डर पीपल में। सबसे ज़्यादा हम बात करें तो आफ्टर 55 ईयर्स, जो भी पर्सन 55 साल के उससे ज़्यादा है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैंने बोला भी था कि मोस्ट कॉमन है, इसमें भी हम देख रहे हैं तो 55 साल के बाद जितने भी पर्सन हैं लगभग 80% पीपल में ये चीज़ हमें देखने ही मिलेगी। तो अब तो बोलोगे बहुत खतरनाक है, बिल्कुल बहुत खतरनाक है। इसके साथ साथ लेकिन होता क्या है, सभी जो पर्सन होते हैं ना उसमें ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। कुछ पर्सन है कि उनमें है लेकिन सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द पर्सन डू नॉट हैव एनी साइन एंड सिम्टम्स। लेकिन इन 80% लोगों में से 60% लोगों में हमें साइन ऑफ सिम्टम्स देखने मिलेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा है 60% पीपल कैन फील सिम्टम्स, पीपल कैन सिम्टम्स, या फिर यहाँ मैं पर्सन भी लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे भैया पर्सन सिम्टम्स फील करेगा। एक डिफरेंस होता है हमारे सिम्टम्स और साइन में, जनरली मैं सिम्टम्स ही लिखा देता हूँ लेकिन मैं आज बताता हूँ आप लोगों को।
सिम्टम्स को अगर हम देखें ना तो ये सब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मतलब ये सिम्टम्स जो है ना इसे खुद पेशेंट ही फील कर सकता है ज़्यादा बेटर तरीके से। जैसे कि हम बात करें तो हेडेक हो गया या फिर फटीक हो गया, ये पर्सन खुद ही फील कर सकते हैं कि हाँ यार मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरे को हेडेक है, या फिर मैं थका हुआ हूँ, ये हम बाहर से नहीं देख सकते। तो ये चीज़ होती है सिम्टम्स। इसके अलावा एक चीज़ आती है साइन। साइन होता है ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मीन्स ये कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट को देखकर, मान लो एक पेशेंट है, हम उसमें देखकर बता सकते हैं। जैसे कि स्किन रैशेस हो गए, या एक पर्सन हो उसमें फीवर है तो हम उसमें छू कर देख सकते हैं कि हाँ यार टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ होती है इसे हम बोलते हैं साइन। सिम्टम्स जो पेशेंट फील करे, साइन जो हम या फिर कोई भी एक डॉक्टर पेशेंट में देखकर मतलब बता सके कि हाँ यार इसमें स्किन रैशेस देखने मिल रहे हैं, किसी एरिया में स्वेलिंग देखने मिल रही है, या फिर अगर हम बात करें तो किसी पर्सन में फीवर। तो ये चीज़ होती है साइन। यही होता है दोनों में छोटा सा डिफरेंस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन सिम्टम्स एक साथ भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ साइन लिख सकते हो, या फिर सिम्टम। इसके साथ साथ कुछ लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी लिखते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ओए की, मीन्स टाइप ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो मेनली हम ओए को दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। जो हमारा पहला रहेगा दैट इज प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप होता है दैट इज सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस, या फिर आप ओए कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस से। अब जो हमारा प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस होगा ना, देखो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों में एक ही चीज़ होनी है जो हमने मेनली देखा है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में हमारा जो कार्टिलेज है ना, हमने देखा ना कि इस तरीके से मान लो ये एक बोन हो गई, इस तरीके से ये दूसरी बोन हो गई, इन दोनों के एंड पे यहाँ पर प्रेजेंट है कार्टिलेज। तो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों में यही कार्टिलेज डैमेज होता है। ये बियर डाउन होगा, या फिर आप बोल सकते हो टीयर डाउन होना, मीन्स टूटना, फटना, कटना या मिटना, जो भी आप बोलो। प्राइमरी में भी यही होना है, सेकेंडरी में भी यही। बट जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये पूरा एज रिलेटेड रहता है। यहाँ पर जो कार्टिलेज का डैमेज है, या फिर आप बोल सकते हो बियरिंग और टीयरिंग ऑफ कार्टिलेज है, वो नेचुरली होती है नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। मीन्स हम थ्रू आउट दी लाइफ जो जॉइंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे होती ना हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे खराब, जैसे मार्कर देख लो, पूरा डिज़ाइन था, इसमें पूरा कंपनी का नाम था, हमने यूज़ किया, धीरे धीरे ख़त्म हो गई। सेम ऐसे ये कार्टिलेज एज के साथ साथ मिट जाते हैं, बियर डाउन हो जाते हैं, टीयर डाउन हो जाते हैं। तो प्राइमरी अगर हम ओए को देखें, सो मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेवलप इन जॉइंट। एक तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ओवर टाइम एज के साथ साथ ये डेवलप ही होता है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस खुद होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, और इसके अंदर भी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म रहेगा दैट इज प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। और इसमें क्या होता है, यूजुअली कॉज्ड बाय नेचुरल बियर एंड टीयर ऑफ द कार्टिलेज बाय यूजिंग जॉइंट थ्रू आउट द लाइफ। कि इसमें नॉर्मली जो हम जिंदगी भर जॉइंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं। और सेकेंडरी ओए में क्या होता है, ये एज के साथ नहीं होता या फिर नेचुरल नहीं है। इसमें होगा क्या कि डायरेक्टली कोई इंजरी, कोई आपकी चोट डायरेक्टली क्या करेगी, जॉइंट में जो कार्टिलेज है इन्हें डैमेज पहुंचाती है। तो इसमें क्या होता है, अकर्स व्हेन समथिंग डायरेक्टली डैमेज वन ऑफ द जॉइंट, कि हमारी किसी भी बॉडी में अगर एक किसी भी जॉइंट में डैमेज होता है तो ये वहाँ पर डेवलप होगा। अब आप बोलोगे भैया डैमेज कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है, या तो कोई गिर जाए फॉल्स की वजह से, या फिर कोई इंजरी हो जाए, रोड इंजरी हो सकती है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, स्पोर्ट इंजरी हो सकती है। तो ये सभी इसके कॉसेस होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉसेस ऑफ ओए। आखिर वो कौन कौन से कॉज हैं जो ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं। देखो पहला जो है ना, पहली चीज़ तो ये है कि क्लियर कॉज अभी तक पता ही नहीं चला कि ऑस्टियो आर्थराइटिस हो क्यों रहा, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं या फिर कुछ चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। जैसे पहली चीज़ मैंने बताया था कि एज, इट इज़ एज रिलेटेड डीजनरेटिव डिसीज। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है वो कार्टिलेज डैमेज होता ही है। तो पहला फैक्टर हम इसे ले सकते हैं, या फिर कॉज। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा था फॉल्स एंड इंजरी, कि रोड एक्सीडेंट हो जाए या फिर स्पोर्ट इंजरी हो जाए, इसके अलावा फॉल्स हो जाए, इनकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ रिस्क फैक्टर हैं।
रिस्क फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर जो किसी भी पर्सन में इस डिसीज़ के होने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। मीन्स वो एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसमें ज़्यादा चांस होंगे इस डिसीज़ के डेवलप होने के। पहला जो फैक्टर है ओल्डर एज तो पहले ही कंसीडर कर लो। जैसे जैसे पर्सन 55 पार यानी कि 55 के ऊपर पहुंचा उसमें इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है डेवलप होने के, नेचुरल ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के। दूसरी चीज़ है ओबेसिटी। बोलोगे भैया ओबेसिटी का समझाओ, तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा वेट बियरिंग जॉइंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट पड़ेगा कार्टिलेज वहाँ का डैमेज होगा। तो ओबेसिटी एक अलग फैक्टर है। इसके साथ साथ जेनेटिक्स, स्पेसिफिकली होता है ना कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसमें जेनेटिक्स ही ऐसी हो बाय बर्थ बाय पेरेंट्स, के पेरेंट्स में था, दादा में था, तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों या फिर कोई भी डिसीज डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अगर हम और आगे का फैक्टर देखें तो स्पेसिफिकली सेक्स, तो इसमें मेल और फीमेल। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली फीमेल में या फिर विमेन्स में ही देखा जाता है। अब आप लोग बोलोगे भैया क्यों, आखिर क्या रीज़न है कि फीमेल्स में ज़्यादा? पहली चीज़ तो यही वेट बियरिंग वाला आप देख सकते हो। ओबेसिटी जैसे हमने देखा ओबेस पर्सन में, सेम एज फीमेल की जो वर्क लाइफ है, किचन में काम करना, वहाँ पर खड़े खड़े काम करना, रोटियां सेकना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेगनेंसी, क्योंकि वहाँ पर फिर उनकी बॉडियाँ वेट ज़्यादा होता है तो जॉइंट पे अफेक्ट पड़ता है। लेकिन सिर्फ यही बस कॉज नहीं है, और भी कॉज है। एक होता है जेनेटिक फैक्टर्स। फीमेल की यूजुअली जो जेनेटिक्स होती है ना उसमें ज़्यादा चांस होते ही हैं ओए डेवलप होने की कंपेयर टू दैट ऑफ मेल। इसके साथ साथ कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फीमेल में पर्टिकुलरली एक सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। तो यूजुअली तो ये सीक्रेट होता रहता है, लेकिन आफ्टर 55 या 50 45 इसके बाद क्या होता है, इस एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कम होता जाता है। अब ये एस्ट्रोजन इस कार्टिलेज और जॉइंट की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर 50 55 ये चीज़ प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रही है, कार्टिलेज की फंक्शनिंग बिगड़ती है, जॉइंट की फंक्शनिंग बिगड़ती है। तो इसीलिए फीमेल में ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ मेल। इसके बाद आगे देखें तो स्पोर्ट पर्सन एंड वेट लिफ्टर्स। वेट लिफ्टर्स का वही है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा जॉइंट पे तो नॉर्मली बियर और टीयर होगा। और स्पोर्ट पर्सन में भी हम देखें तो भागना है, जो फुटबॉलर्स हैं उनमें भी स्ट्रेस भी पड़ रहा, साथ ही साथ इनमें स्पोर्ट इंजरी के चांसेस भी होते हैं। तो इनमें दोनों हो सकते हैं, प्राइमरी भी जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होगा, सेकेंडरी जो इंजरी के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा और हम देखें तो कंजेनाइटल बोन डिफॉर्मिटीज़। कंजेनाइटल मतलब बर्थ से, बोन मतलब बोन आप समझते हो, और डिफॉर्मिटीज़ क्या होता है, बहुत सारी कंडीशन है कि बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है अगर बाय बर्थ, तो वहाँ पर भी जो नॉर्मल बियरिंग और टीयरिंग है वो बढ़ती है। फीमेल में भी यही होता है। एक और फैक्टर एनाटॉमिकल फैक्टर, क्योंकि पर्टिकुलरली हम फीमेल में देखते हैं जो पेल्विक एरिया है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, जिसके वजह से स्पेशली नी में कहीं ना कहीं वेट का जो लोड होता है, स्ट्रेस होता है, वो ज़्यादा पड़ता है, और इसीलिए इनमें स्पेसिफिकली नी का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो यूजुअली कई लोग क्या सिर्फ सिम्टम्स ही लिख देते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिखा है, या फिर कई लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी लिखते हैं। यूजुअली आपने बुक में देखा होगा साइन और सिम्टम्स दोनों एक साथ लिखा होता है। ये मैंने पहले ही बताया कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिम्टम्स जो होता है ये होता है एक तरीके से सब्जेक्टिव साइन, मीन्स जो कि सब्जेक्ट ही महसूस करता है, मीन्स पेशेंट खुद ही महसूस कर सकता है कि उसे हेडेक हो रहा है तो पर्सन को पता चलेगा, या क्या उसके अंदर वीकनेस है वो पेशेंट खुद ही बताएगा, हम देख के नहीं बता सकते कि इसका सर दर्द कर रहा। दूसरी चीज़ होती है साइन, ये होता है ऑब्जेक्टिव, है ना, एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कि हमने पेशेंट को देखा और हमें दिख गया कि हाँ यार इसमें रैसेस दिख रहे हैं, इसके हाथ में स्वेलिंग दिख रही है, या फिर हमने देखा कि उसको छूकर हाँ यार इसे तो फीवर है, तो ये चीज़ होता है साइन। आप कोई एक भी लिख दोगे तो भी चल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा सिम्टम्स रहेगा दैट इज आउटग्रोथ बोन्स, आउटग्रोथ या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स। जिस भी पर्सन में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो वहाँ नॉर्मल बोन तो होगी, इस तरीके से मान लो एक हमने बोन बना दी, ये बोन तो है, लेकिन इसके आजू बाजू इस तरीके से छोटे छोटे बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं बिट्स। बिट्स का मतलब होता है छोटा सा एक अंश। सो एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ बोन विच फील हार्ड लम्स अराउंड दी जॉइंट, मीन्स यहाँ पर भी एक जॉइंट है, वहाँ पर भी, और हम देखेंगे तो हमें ये पूरा एक महसूस होता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट्स हैं बोन की, राउंड राउंड हो सकता है या और किसी भी शेप में।
इसके अलावा स्पेसिफिकली दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि कब देखने मिलती हैं, जब किसी पर्सन में ऑस्टियोआर्थराइटिस उसके हैंड में हो। मीन्स हमारे यहाँ के जो जॉइंट हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो गए, या फिर हम बात करें तो हमारे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट हो गए, है ना। इस तरीके के ये जितने भी जॉइंट हैं, तो दो स्पेशल टर्म हैं। पहली जो टर्म है दैट इज बुसार्ड नोड्स। अब बुसार्ड नोड्स क्या होते हैं, जब ये एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ बोन कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। देखो पहले बट को समझो, इंटर मतलब बीच में और फैलेंजेस, तो ये होती है फैलेंजेस बोन। इस तरीके से 1 2 3 यहाँ पर हमारी उंगलियों में, इनके बीच में जॉइंट एक इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो क्योंकि ये लिम्बिक के पास है तो हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जो पास में है। और जो दूर होता है इस तरीके से ऊपर वाला सभी फिंगर में, इसे बोलते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो जब प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में, पास वाले हमारे जॉइंट में एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ बोन मिलेंगी, उन्हें हम बोलते हैं बुसार्ड नोड्स। और अगर यही एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ बोन अगर डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में हमें देखने के लिए मिलती हैं, तब हम इसे बोलते हैं हैबर्डन्स नोड्स। तो अगर प्रॉक्सिमल में है तो बुसार्ड नोड्स, दूसरे में है तो हैबर्डन्स नोड्स। तो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अब आप बोलोगे भाई ये हम याद कैसे रखें, तो देखो प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास में, तो बी आता है पहले, तो बुसार्ड नोड्स। डिस्टल मतलब होता है दूर, तो जो बाद में आए तो एच आता है बाद में, तो हैबर्डन्स नोड। सो ये डिस्टल में और ये वाला प्रॉक्सिमल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब हम डायग्नोसिस भी आप करोगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। हम देख के बता सकते हैं, आप साइन बोल सकते हो कि हम देख के बता सकते हैं कि पर्सन में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अलावा जो सेकेंड है दैट इज सनराइज स्टिफनेस। सनराइज का मतलब, अब ये मत समझ लेना कि बिल्कुल जब सन ही उग रहा। सनराइज का मतलब कि जब हम सो के उठते हैं सुबह टाइम। अब आप सनराइज के पहले उठ जाओ, बाद में उठो, आप 10 बजे सो के उठो, आपके ऊपर है। तो स्टिफनेस मतलब जकड़न, और यूजुअली 30 मिनट्स तक ये बहुत ज़्यादा रहती है। आप सो के उठे 30 मिनट्स तक बहुत ज़्यादा जकड़न है, आपको मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर धीरे धीरे जैसे आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, स्टिफनेस चली जाएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब फिर से आप सोने जाओगे, यहाँ पर फिर से आपको स्टिफनेस, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। तो मॉर्निंग में 30 मिनट्स, इसके अलावा पेन एंड स्टिफनेस बस्ट बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम्स रहेगा दैट इज टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है एक सॉफ्टनेस। जो भी एक जॉइंट है, जैसे ही हम वहाँ पर एक लाइट प्रेशर देंगे, टच देंगे, तो हमें टेंडरनेस फील होती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। इसके अलावा आगे देखें तो पेन, जो कि मैंने बता ही दिया कि आपके जॉइंट में आपको पेन देखने मिलेगा। स्पेशली अगर हम देखें मॉडरेट स्टेज में, अर्ली स्टेज में, जब नया नया किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो जब वो एक्टिविटी करेगा तब पेन देखने मिलेगा। अगर पर्सन रेस्ट करने लगेगा तो पेन गायब। लेकिन जैसे जैसे स्टेज एडवांस होती जाती हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो अभी क्रॉनिक पेन चलता है, परसिस्टेंट। चाहे पर्सन एक्टिविटी कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, सो रहा हो, उसमें पेन देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि भाई कार्टिलेज डैमेज है। कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड दोनों ना फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं, मूवमेंट ज़्यादा। जैसे पंखे में हमने ऑयल डाला, अगर वो ऑयल ला रहा है तो पंखा खट 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 खट, वही चीज़ है कि अब आपके मोशन प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, तो डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज है। इसके बाद आगे देखें तो स्वेलिंग, मतलब वहाँ सूजन दिखेगी। क्यों? ड्यू टू दी इन्फ्लामेशन, क्योंकि हमने पहले देखा कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा। इसके बाद आगे देखें तो ग्रेटिक साउंड, इसे क्रैकिंग साउंड भी बोल सकते हैं, या फिर क्रैपिटस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम होते हैं ना, कई बार बैठे हैं और एकदम से हम उठते हैं तो वो उनसे चट्ट की आवाज़ आना, जैसे क्रैकिंग। हमारे साथ क्या होता है, लेकिन कभी ही होता है कि कभी एक आध बार हो गया। ऐसे जो पर्सन होते हैं इनमें बार बार देखने मिलेगा कि ऐसे मूवमेंट कर रहे तो पट्टे से क्रैक हुआ, फिर से क्रैक हुआ, एकदम उनमें टा 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 टा, मतलब क्रैकिंग देखने ही मिलेगी। इसके बाद ये थे इसके साइन और सिम्टम्स। आगे बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन की कि भाई क्या क्या और ज़्यादा दिक्कत। पहली चीज़ स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैंने बताया ना कि जैसे इस एडवांस होती है, पेन नाइट में भी पर्सन को रहेगा, बेचारा सो नहीं पाएगा, इंसोमेनिया हो जाएगा, नींद की प्रॉब्लम। उसमें मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं कि पर्सन सो ही नहीं पा रहा है, एंजाइटी, टेंशन, इस तरीके से। इसके अलावा जॉइंट डैमेज, क्योंकि जॉइंट में मैंने बोला ना कि ये कार्टिलेज अगर डैमेज है तो यहाँ की अब जो दोनों आपस में बोन है, इस तरफ की और इस तरफ की, आपस में रगड़ेंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर बीच में रबड़ थी तो डैमेज नहीं हो रहा था, वही रबड़ हट गई है, दोनों बोन जैसे दो ईंट आपस में टकरा जाए,
शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना था, टूट गया। तो जैसे आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। सो जॉइंट डैमेज, और जॉइंट में डैमेज है तो चलने में दिक्कत है। अगर नी ही डैमेज हो गया तो पर्सन चल नहीं पा रहा, हाथ में चल नहीं पा रहा, गेट प्रॉब्लम। इसके साथ साथ हम देखें तो ऑस्टियोनेक्रोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन और नेक्रोसिस मैंने पहले ही बताया, अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ सेल, मतलब होनी नहीं थी सेल की डेथ, लेकिन कोई इंजरी हो गई, ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी है, केमिकल्स हैं, उसकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पर देखो एग्जैक्ट डायरेक्टली इसका कोई ऐसा कॉज या रिलेशनशिप अभी तो स्टडीज़ ने बताया नहीं है, हाँ आगे पता चलेगा। एक जो कॉज हम सोच सकते हैं, मैं सोच पा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर था कार्टिलेज, बोन को प्रिवेंट कर रहा था। जैसे मैंने बोला शीशे का दिल था मेरा, पत्थर जमा रहा था, टूट गया। अगर दोनों बोन के बीच में रबड़ थी तब तो ये नहीं टकरा पा रही थी, रबड़ अलग हो गई, दोनों बोन आपस में गिरेंगी। जैसे आप ईंट को रगड़ना तो ईंट छोटे छोटे टुकड़ों में ना उसकी धूल बन के गिर जाएगी। सेम एज स्पेसिफिकली यहाँ की जो बोन सेल हैं उनका नेक्रोसिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली ट्रॉमा हो जाएगा, एक दूसरे में ना घिस जाएगी बोन। इसके अलावा और हम देखें तो पिंच्ड नर्व, पिंच्ड नर्व को हम और क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन ऑफ नर्व। कहाँ पर, स्पाइन में, स्पेसिफिकली लोअर स्पाइन में, सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ। क्या होगा, नर्व जो भागी हैं वो डैमेज हो जाएंगी, कंप्रेस हो गई। अब उनसे जो सेंसेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेंगे, टिंगलिंग। फिर यहाँ पर हम देखें तो लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकती है, हमारे जो नीचे की एरिया है, लेग वाला एरिया, कि वहाँ से सेंसेशन ही नहीं आ रहे। मोटर कंट्रोल में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, स्पेसिफिकली अगर ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है तब। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ओए की, मीन्स डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कि पर्टिकुलरली हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक पर्सन है या फिर पेशेंट है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर नहीं है, या फिर उस पर्टिकुलरली पेशेंट में कोई और ऐसी कंडीशन है जो ओए से रिलेटेड है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से। ये चीज़ होती है, जितने भी डिसीज़ है यूजुअली फिजिकल एग्जामिनेशन किया ही जाता है, और नेम ही इंडिकेट कर रहा कि शरीर का एग्जामिनेशन करना, मीन्स पेशेंट में जो साइन और सिम्टम्स हैं उन दोनों को देखना। तो पर्टिकुलरली हमने क्या देखे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस में, टेंडरनेस थी। इसके अलावा हमें मॉर्निंग स्टिफनेस मिल रही थी कि पेशेंट में सुबह से स्टिफनेस है, पेन था स्पेसिफिकली, और हमने देखा था कि जो बोन है, जो जॉइंट है, जहाँ पर ये डिसीज होगा वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ बोन, मीन्स एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन मिलेंगी। अगर ये सारे सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि हमने बस एकदम उसको देखा और बोल दिया कि इसमें तो है ही, कुछ और भी टेस्ट होते हैं। जैसे कि जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज़ मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। तो एक तो मेडिकल हिस्ट्री चेक करना कि पर्टिकुलरली पेशेंट में इससे पहले क्या कोई डिसीज़ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सिम्टम्स है, ये जो स्टिफनेस, ये पेन है, ये किसी और कंडीशन की वजह से, इसलिए हम मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में पर्टिकुलरली हम जेनेटिक्स देखते हैं, क्या इनके जो दादा हैं उनमें से किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस था या इनके पिताजी में था, क्योंकि अगर उन लोगों में था तो कहीं ना कहीं जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उसकी वजह से बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा या फिर क्या और कोई जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इन जेनेटिक टेस्ट से कंफर्म होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा दैट इज़ इमेजिंग, मीन्स इमेज जनरेट करना, और इसमें स्पेसिफिकली दो चीज़ें। पहली जो चीज़ है दैट इज सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन हमने सुना होगा। इसमें होता क्या है, बाय द हेल्प ऑफ एक्सरेज हम 3D इमेज जनरेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। तो उसमें हम पूरा जॉइंट में देख सकते हैं क्या कार्टिलेज प्रॉपर है या फिर उसमें डैमेज है। अगर कार्टिलेज डैमेज है तो कहीं ना कहीं ये जो इमेजिंग टेस्ट है ना, ये प्रॉपर वे है ये चेक करने का। अगर आपको सिम्टम्स मिल गए और आपकी इमेजिंग में दिखा कि कार्टिलेज डैमेज है, तब आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ इस पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सेम ऐसे इमेजिंग में एक और चीज़ है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आप लोग एग्जाम में ना पूरा लिखना, एकदम इसको इन सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। नोट्स ऐसे ही बनाने छोटे सिंपल, ताकि रिवीजन में इजी हो। 2 पेज में आपका नोट्स होना चाहिए, लेकिन इन्हें लिखना डिटेल में है। जैसे CT स्कैन को, इट इज़ द टेक्निक विच कैन जनरेट द 3D इमेज, स्पेसिफिकली यूज द एक्सरे। सेम एज MRI, इट इंडिकेट फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग
by the help of magnetic field. It can also generate 3D image of the structure or tissue, स्पेसिफिकली यहाँ पर जॉइंट की। और फिर से अगर हमें डैमेज देखने के लिए मिलता है तो आप कह सकते हो कि हाँ पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको और भी चीज़ें कन्फर्म करनी है तो कुछ और टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। अब बोलो भैया इससे ब्लड का क्या रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन है। ब्लड में स्पेसिफिकली हम इस चीज़ में देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, बिकॉज देयर आर सेवरल कंडीशन विच आर रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है एकदम इससे रिलेटेड, दैट इज RA, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके और दोनों के ना सिम्टम्स काफ़ी कुछ क्वाइट सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेटिव डिसीज था, एज रिलेटेड। RA होता है ऑटो इम्यून डिसीज, मीन्स इसमें हमारे खुद के बॉडी के एंटीबॉडीज ओवर एक्टिवेट होते हैं और फिर पूरी हमारी जो साइनोबियम है उसको डैमेज करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, सिम्टम्स एक से हैं। अगर हमें ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडीज़ का अमाउंट ज़्यादा मिलता है तो हमें पता चल जाए कि भाई पर्सन में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, पर्सन में रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि इन एंटीबॉडीज़ को इनएक्टिवेट करना है या कम एक्टिवेट करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज साइनोवियल फ्लूक टेस्ट, और इसमें भी यही होता है। एक चीज़ कि हम इन्फेक्शन को देखते हैं, कोई यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, इसके साथ साथ कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। साथ ही साथ हम देखें तो इसमें हम एंटीबॉडीज़ भी देख सकते हैं कि कहीं फिर से इस पर्सन में RA तो नहीं है, या फिर और भी कंडीशन होती है जैसे कि गाउट। तो इन चीज़ों का हमें पता चल सकता है। इसके बाद अब हमने एक पर्सन में डायग्नोसिस किया, हमें सिम्टम्स मिले, हमने ब्लड टेस्ट भी किया, इमेजिंग कराई। एट द एंड ये कन्फर्म हुआ कि उस पर्सन में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब हम ट्रीटमेंट कैसे दें, मैनेजमेंट कैसे दें, क्योंकि भाई जिंदा तो रहना है इंसान को। जो पहली चीज़ है दैट आर मेडिकेशन, हम मेडिकेशन दे सकते हैं, टैबलेट्स, दवाइयाँ। कौन सी मेडिकेशन? पेन रिलीवर्स, जो कि पेशेंट में ना कम से कम दर्द को तो कम करें, क्योंकि हम इसे क्योर नहीं कर सकते, वो चीज़ें आगे चलनी ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी होती हैं, फ्लर्वीप्रोपेन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खुद आपकी पैरासीटामोल, ऑक्सीकैम, बहुत सारी होती हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने फार्माकोलॉजी में कवर करा है, आप देख सकते हो। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करते हैं और पेन रिमूवल में। इसके साथ साथ टॉपिकल मेडिकेशन, टॉपिकल मेडिकेशंस का मतलब ऐसी मेडिकेशन जो किसी एक टॉपिकल रीजन में, मीन्स एक ही रीजन में पेन से रिलीफ दें। तो भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस यही था, एक जॉइंट में अफेक्ट करना है, आपने एक पेस्ट लिया, वहाँ पे लगाया, वो उस जगह पर आपको पेन से रिलीफ दे रहा। इसके अलावा अगर आपको NSAIDs को डिटेल में देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट मैनेजमेंट है दैट इज फिजियोथेरेपी, PT मैनेजमेंट। अब इसमें हम क्या कराएंगे, पेशेंट को एक्सरसाइज कराएंगे। कौन सी? रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, क्योंकि स्टिफनेस थी ना, तो एक तो हम कराएंगे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, ताकि पेशेंट की जो स्टिफनेस थी, जकड़न थी, वो कम हो, रेंज ऑफ जो मोशन है वो इंक्रीज हो, तो पेशेंट मूवमेंट ईजिली कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सर्जरी, और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही है अगर हम देखें, क्योंकि ये जड़ से ख़त्म कर देगा। सर्जरी बहुत टाइप की, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोप्लास्टी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसमें होता क्या है कि जो भी जॉइंट है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हम उस जॉइंट को ही रिप्लेस कर दें, एक आर्टिफिशियल जॉइंट वहाँ पर डालें। सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है आपके हिप में, इसके साथ साथ आपके नी जॉइंट में, मेनली नी जॉइंट में रिप्लेसमेंट होता है, आप रिप्लेस ही कर दो। बट इसके भी कुछ चांसेस हैं, आप बहुत ज़्यादा ओल्डर पर्सन में नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनमें हीलिंग होना बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है। इसके बाद आगे देखें सो हीट एंड कोल्ड थेरेपी, इसमें भी अगर हम देखें तो PT का पार्ट आता है, आपके हॉट पैक्स हो गए, कोल्ड पैक्स हो गए, जो कि पेन से रिमूवल देते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं, है ना, आपकी ओवरऑल एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, मतलब आप बोल सकते हो कि इम्प्रूव करना। इसके साथ साथ और देखें तो सपोर्टिव डिवाइस है। सपोर्टिव डिवाइस में क्या कि अब कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा पेन है, उसके नी जॉइंट में या फिर हिप जॉइंट में OA है, वो चल ही नहीं पा रहा, तो आप हम उन्हें वॉकर से दे सकते हैं, व्हील चेयर से दे सकते हैं, ताकि वो चल सके और एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अब आप बोलेगे भैया हमें पूरा OA समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन, टाइप, साइन, सिम्टम्स, कॉज, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें समझ में आई, लेकिन हमें ये OA कराना ही नहीं है, तो क्या कोई प्रिवेंशन है?
तो एकदम इसका 100% प्रिवेंशन कोई भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आपने पोलियो की वैक्सीन ले ली आपको पोलियो कभी नहीं होगा। एज रिलेटेड कंडीशन है वो आपको देखने मिलती है, स्पेशली प्राइमरी का तो कोई नहीं क्योंकि वो एज रिलेटेड है। जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस था जो कि डायरेक्ट इंजरी से हो रहा था या फिर और किसी कॉज से, आप उससे प्रिवेंट कर सकते हो कि इंजरी से बचो। दूसरी चीज़, अगर प्राइमरी से बचना तो आप वेट का मैनेजमेंट करो, है ना, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल आप एक्टिविटी करते रहो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको इससे प्रिवेंट कर सकती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।